रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। मतलब तुमने यूक्रेन पर बहु बर्बादी कर ली, बहुत गोला बारूद दाग चुके, बहुत मिसाइलें दाग चुके, बहुत लूटपाट कर चुके, अब सुधर जाओ, अब टाइम तुम्हारा निश्चित है, ख़त्म होने वाला है। तो आप में से कई दोस्तों के मन में एक विचार आया होगा, ये आईसीसी कौन है, आखिर क्या कारण है जो इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। तो अगर बात करें आईसीसी की, तो इंटरनेशनल लेवल पर 2 आईसीसी हैं। एक होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट होते हैं उनको कंडक्ट करवाता है। एक होता है आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो जो आईसीसी है, किसी मुद्दे को बाहर कब लाती है या किसी मुद्दे पर सुनवाई कब करती है, जब कोई ऐसा देश हो जहां पास क्रिमिनल गतिविधियां हुई हों, लेकिन वो देश इतना सक्षम नहीं है कि उसे लेकर किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जा पाए या यूएनओ जा पाए, तो ऐसे मामलों की सुनवाई आईसीसी करता है। और इसके साथ साथ या कभी कोई मामला ऐसा हो जो उस देश में घटित हुआ हो, लेकिन वो देश नहीं चाहता हो कि इसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ले जाएं या यूएनओ में सौंपें, तो ऐसे 2 कंडीशनों पर आईसीसी सुनवाई करता है। अब आपके मन में विचार एक और आया होगा कि आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट तो जारी कर दिया, अब गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, लेकिन इसे गिरफ्तार कौन करेगा, क्योंकि ये विश्व के एक महाशक्ति है, महाशक्ति देश है। तो ऐसे देश के वो भी राष्ट्रपति जो वहाँ का सर्व प्रमुख है, उसको गिरफ्तार करना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख को, वो भी जब वो पावरफुल देश हो, जिसका वर्चस्व विश्व में हो, उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई ऐसी संस्था भी चाहिए जो पावरफुल हो, जो विश्व में प्रसिद्ध हो। तो अगर बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी के पास गिरफ्तार करने के लिए कोई फोर्स नहीं होती। जिस तरह आपने देखा होगा अपने देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद जब आदेश आता है, तो आदेश आने के बाद उस स्टेट की पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जो आईसीसी के पास कोई फोर्स नहीं है जो उसे गिरफ्तार करे। तो व्लादिमीर पुतिन को आईसीसी ने जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया, इसमें उन्होंने बताया है कि जो व्लादिमीर पुतिन है, यूक्रेन में युद्ध करते हैं, युद्ध के साथ साथ वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं। जब किसी भी देश पर युद्ध होता है तो जो सैनिक वहाँ लड़ने जाते हैं तो वहाँ पास बहुत अत्याचार करते हैं। तो इसी तरह का मामला इनका भी है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला करवाते हैं, वहाँ लड़ाई भी चल रही पिछले 1 साल से, अभी तक यूक्रेन को रूस जीत नहीं पाया। वहाँ पास हमले के साथ साथ वहाँ के जो नवजात शिशु हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको पुतिन वहाँ से उठवा लेते हैं और अपने देश रूस ले आते हैं। तो इसी अपराध में कथित संलिप्तता पाने के कारण उन्हें यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अब आप में से कई दोस्त सोचते होंगे, जब आईसीसी के पास कोई पुलिस नहीं है, कोई फोर्स नहीं, तो इन्हें गिरफ्तार कौन करेगा। तो आप में से कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके पास थोड़ा नॉलेज अधिक होगा, तो सोचते होंगे इसे इंटरपोल ले जाना चाहिए। तो आप में से कुछ दोस्त सोचते होंगे इसे इंटरपोल गिरफ्तार करेगा। जी नहीं, इन्हें इंटरपोल भी गिरफ्तार नहीं करेगा, क्योंकि इंटरपोल भी एक अलग संस्था है, उसको कार्य करने के लिए कुछ उसके भी नियम है। जैसे जितने भी देश इंटरपोल में शामिल हैं, उन देशों की पुलिस इंटरपोल की सहायता करती है। जैसे मान ले भारत में, जैसे आपने नाम सुना होगा नीरव मोदी, इसके साथ विजय माल्या, जो भारतीय बैंकों से बहुत सा ऋण लेते हैं और ऋण नहीं चुकाते और विदेश भाग जाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए इंटरपोल का सहारा लिया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में अभी तक विजय माल्या उसे वापस नहीं किया गया। तो ये प्रत्यारोपण कब हो सकता है? प्रत्यारोपण करने के लिए जब इंटरपोल वहाँ जाएगी तो उसका सहयोग उस देश की सरकार और पुलिस करती है। जैसे भारत में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई और वो हमारे देश का जो क्रिमिनल है वो जाकर दूसरे देश में रह रहा है, तो हमारे देश की पुलिस और जिस देश में वो क्रिमिनल रह रहा है वहाँ की पुलिस के बीच एक आपसी सहमति होती है, जिस सहमति की वजह से अगर वो सरकार चाहे तो उन्हें हमारे देश में प्रत्यारोपित कर सकती, मतलब हमारे देश को सौंप सकती है। और रूस की पुलिस को ऐसी कोई भी एफआईआर या कोई भी गिरफ्तारी वारंट नहीं मिला जो वहाँ के कोर्ट द्वारा जारी किया गया हो, क्योंकि अगर इन्हें पकड़ना है तो वहाँ की कोर्ट द्वारा ये आदेश सुनाया जाए या वहाँ की जो पुलिस है उसके पास उनका गिरफ्तार वारंट, या वहाँ की जो पुलिस है उसके पास उनके खिलाफ गिरफ्तार वारंट होना चाहिए। अब आप में से कई दोस्त सोच रहे होंगे, अब ये मामला
यूक्रेन को यूनाइटेड नेशन ले जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए और वहाँ की सुरक्षा परिषद से जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब ये यूएनओ का एक सदस्य माना जाता है, मतलब एक मेंबर माना जाता है, एक संस्था मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने से पहले कोई भी मैटर जाता है सुरक्षा परिषद। अब आपको बता दें सुरक्षा परिषद किस तरह काम करता है। जैसे मान ले अगर ये पुतिन का मामला है, जो इस तरह का इन पर इल्ज़ाम लगाया गया बच्चा चोरी करने का, अगर ये मामला जाता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो इस पर क्या एक्टिविटी होगी, क्या इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि भारत की यात्रा पर पुतिन आने वाले हैं, तो क्या पुतिन को भारत की जो पुलिस है गिरफ्तार कर पाएगी। तो अगर हम पहुँचे सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद में मामला कोई उठने से पहले उस पर वोटिंग की जाती है। सुरक्षा परिषद में बता दें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 5 सदस्य होते हैं ये स्थायी सदस्य होते हैं, लेकिन 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। जब भी कोई मामला सुरक्षा परिषद में जाता है तो वहाँ वोटिंग होती है। वोटिंग होने के समय जितने भी स्थायी सदस्य हैं उनको जिस तरफ वोटिंग देना है, मतलब अगर हम चाहें कि हम और कोई हमारा साथ में एक मित्र हो, या मान लीजिए आप जो दर्शक लोग हैं आप हैं, आप में से 2 लोग ऐसे हों जिनके बीच लड़ाई हुई हो और हम ये मामला लेकर जाएं सुरक्षा परिषद, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ले जाने के पहले सुरक्षा परिषद में जाना पड़ेगा। तो जब हम सुरक्षा परिषद जाएंगे तो वहाँ पास वोटिंग की जाएगी कि इस मामले को हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। तो यह मामला बढ़ाने के लिए 15 सदस्य होंगे, जिसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी। स्थायी में जैसे रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश होते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और टाइम से बदलते रहते हैं। तो जब ये मामला जाएगा वहाँ, तो वहाँ पर जब वोटिंग होगी तो अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कम से कम 50%, वैसे अगर आम बात करें तो कम से कम 50% अपने पास वोट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पास ऐसा नहीं होता। सुरक्षा परिषद में आपके पास भले ही 50% वोट हों, आप 15 में से 10 अस्थायी वाले मान ले पूरा पा जाएं, लेकिन जो 5 स्थायी वाले हैं वो आपके सपोर्ट में नहीं हैं, तो आपका बहुमत नहीं माना जाएगा। और भी दूसरी कंडीशन हो सकती है, जैसे आपके पास 5 स्थायी में से 4 आ जाएं और 9 10 में से भी आ जाएं, अगर एक स्थायी वाला आपकी तरफ वोट नहीं डालता तब भी आपका बहुमत नहीं माना जाएगा। तो क्या है, जो सुरक्षा परिषद है इस पर जो वर्चस्व है 5 देशों का सबसे अधिक है, उसमें रूस भी शामिल है। तो ये मामला इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं जा रहा है, यूएनओ नहीं जा रहा है, इस पर यूएनओ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आपने सुना होगा भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध होता है, आपने एक समझौता सुना होगा, सिंधु जल विवाद समझौता। तो इस समझौते में कौन आता है, यूएनओ आता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ आता है। क्यों? क्योंकि भारत उसका अस्थायी सदस्य है और पाकिस्तान अभी तक वैसे नहीं हुआ उसका अस्थायी सदस्य, क्योंकि हम स्थायी सदस्य नहीं हैं। तो जितने भी इस अस्थायी और स्थायी सदस्य थे उन्होंने मिलकर इस विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी बना ली। अगर इसी में भारत की जगह रूस होता तो ऐसा समझौता नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने वीटो पावर का उपयोग करता और वीटो पावर उपयोग करके वो इस केस को डिसमिस कर देता। अब आपके मन में एक विचार और आया होगा कि ये भारत की यात्रा पर आने वाले, क्या भारत सरकार इन्हें गिरफ्तार कर पाएगी? तो आपने बचपन में महसूस किया होगा, देखा भी होगा कि आपके घर जब रिश्तेदार आते हैं तो आप ये सोचते हैं कि रोज़ आते रहें। क्यों? क्योंकि जब वो घर से जाते हैं तो आपको कुछ दक्षिणा देकर जाते हैं, 100 का नोट, 50 का नोट, और चुप्पे से आप जेब में भर लेते हैं कि हमारे घर का कोई देख ना पाए वरना छीन लेगा, और दुकान जाके बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाएंगे। तो उसी प्रकार जब हमारे देश कोई विदेशी आता है या कोई बाहर का आदमी आता है तो एक तरह से वो हमारा रिश्तेदार होता है, मित्र होता है। जब हमारे देश में आएगा तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, हो सकता है वो कोई ऐसी चीज़ देने वाला हो जो हम सोचे भी नहीं हो। वैसे भारत को रूस ने अभी तक बहुत कुछ दिया है, जैसे आपने नाम सुना होगा S-400 मिसाइल सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइलों को ट्रैक करके हमारे वायुमंडल में भारत में प्रवेश करने के पहले ही उन्हें नष्ट कर देती है। उसी प्रकार भारत ने जब 1974 में सबसे पहले परमाणु
परीक्षण किया था उस समय भी रूस हमारे साथ रहा है। लेकिन जो अमेरिका ये दल बदलू है, मतलब जिधर फ़ायदा देखता, जैसे आपने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा होगा कि ये जिधर फ़ायदा होता उधर भगता था। भारत भी फ़ायदे के लिए आया था, उसी तरह अमेरिका भी है, जिधर इसका फ़ायदा होता उधर जाता है और फ़ायदा ख़त्म वहाँ से निकल लिया चुप्पे से। तो रूस ने भारत का अभी तक मित्रवत साथ दिया। जब से भारत स्वतंत्र हुआ, जब से हमारी मित्रता हुई, रूस हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चला, हमारी हर विकट परिस्थिति में हमारे साथ रहा है। उसने हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए या हमारे इजरो के उत्थान के लिए भी काफ़ी कार्य किया है। इसने हमारे रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इंजन भी प्रदान किए थे, जिससे हमारा अंतरिक्ष प्रोग्राम इतना आगे तक बढ़ पाया। तो भारत सरकार इन्हें किसी प्रकार नहीं गिरफ्तार करेगी या किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि हमारे इनके साथ संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो अगर बात करें इन पर लगने वाली आरोप की, तो इन पर जो आरोप लगे हैं, हम ये नहीं कहते कि ये गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी देश पर कोई देश आक्रमण करता है तो वहाँ पास लूटपाट या इस तरह के अत्याचार आम बात होती है। लेकिन अगर ऐसा रूस द्वारा किया गया है तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि अगर आप एक सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं तो ऐसी गतिविधि हमारे समाज के लिए कलंक होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो या ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों, सहयोगी या वो किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए यहाँ से क्वेश्चन फंस सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और नमस्कार।